जय हिंद कैडेट्स। आज आपको हम पढ़ाएंगे। मेन टॉपिक मेरा रहेगा लॉज ऑफ मोशन और एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ के बारे में, फोर्स के बारे में ये पढ़ाएंगे आज, ठीक है। और कुछ मैं रिवीजन करवा देता हूँ, जो पिछली क्लास में मैं जो पढ़ाया हूँ उसको कुछ मैं रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, एलिसा प्रोजेक्ट जो रिलेटेड है ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड है। देखिए, मैं इसे पिछली क्लास में आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया था, उसी को मैं कुछ पॉइंट रिवीजन करवा देता हूँ। और साउंड वेव का एलिसा प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? तो ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड है, याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी में कौन होगा? तो स्ट्रिप होता है, जो कान का जो हड्डी होता है वही होता है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रिप हो जाएगा। एलिसा प्रोजेक्ट रिलेटेड किसका है? ग्रेविटेशनल वेव्स का है। इको में याद रखिएगा 16.5 मीटर या 17.2 मीटर इको होता है, याद रखिएगा। अल्ट्रासोनिक साउंड जो यूज करते हैं सोनोग्राफी में करते हैं, ईसीजी में करते हैं। ईसीजी हार्ट के लिए होता है, ईईजी ब्रेन के लिए होता है, और एक्सरे के लिए करते हैं। हम बात कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक साउंड को किस में यूज करते हैं? सोनोग्राफी में, ईसीजी में, ईईजी में और एक्सरेज में। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, टू मेन जो कन्वर्सेशन करता है, दो आदमी कन्वर्सेशन करता है, प्रोड्यूस कितना डेसिबल करता है? तो 30 के पास, 30 के पास होता है। टू मेन अगर मतलब कन्वर्सेशन कर रहा है तो 30 डेसिबल के पास साउंड रहता है। बहुत बढ़िया। टोलरेट लिमिट ऑफ नॉइज, कितना लिमिट तक हम लोग सहन कर सकते हैं नॉइज को? 85 डेसिबल तक। कितने डेसिबल तक बेटा? तो 85 डेसिबल तक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ऑप्टिमम साउंड लेवल फॉर ह्यूमन कितना होनी चाहिए? 60 डेसिबल होनी चाहिए। ऑप्टिमम साउंड लेवल फॉर ह्यूमन के लिए कितनी होनी चाहिए? 60 dB होनी चाहिए। डॉपलर इफेक्ट किससे रिलेटेड है? लाइट और साउंड से। बहुत बढ़िया है। एम्पलीट्यूड स्मॉल प्रोड्यूस क्या करता है? फीबल साउंड। कैसा साउंड? फीबल। और एम्पलीट्यूड से हमको लाउडनेस भी ध्यान में आ जाएगा। क्या ध्यान में आएगा? लाउडनेस। बहुत बढ़िया। कन्वेक्शन जो होता है गैस से लिक्विड में ट्रांसफ़र होता है। केमिस्ट्री क्लास में बहुत बढ़िया से बताएंगे इस चीज़ को हम। कन्वेक्शन जो होता है रिलेटेड होता है गैस से लिक्विड में चेंज होता है। और सब्लिमेशन सॉलिड से गैस में रिलेटेड होता है, बिना लिक्विड में गया हुआ। सब्लिमेशन में क्या होता है? उस सॉलिड से गैस में ट्रांसफ़र होता है। हम बात कर रहे हैं सब्लिमेशन, वही सब्लिमेशन है जो सॉलिड से गैस में ट्रांसफ़र होता है। कन्वेक्शन की बात करते हैं तो गैस से लिक्विड में ट्रांसफ़र होता है। बहुत बढ़िया। फिर हम बताएं ऑप्टिमम साउंड लेवल फॉर ह्यूमन कितना होगा? तो 60 dB के पास में होगा। बहुत बढ़िया। एक है क्वालिटी ऑफ साउंड इन्वर्सली होता है, प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस के, याद रखिएगा। क्वालिटी ऑफ साउंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान में रखना चाहिए। एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन, फार्मूला बताए थे इससे पिछली क्लास में। dv/dt होता है, इसका यूनिट मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होता है। वही एक्सेलरेशन है जो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। हम बात करें एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी होगा। एक्सेलरेशन निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों होगा। स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी चेंज होते रहेगा, याद रखिएगा। सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। श्रिलनेस या पिच किससे रिलेटेड है? फ्रीक्वेंसी से। श्रिलनेस और पिच किससे रिलेटेड है? फ्रीक्वेंसी से। और एटी का ग्राफ कैसा ग्राफ होगा? तो वेलोसिटी हो जाएगा। एटी का ग्राफ क्या देगा? एटी का ग्राफ क्या देगा? वेलोसिटी देगा। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर बाई सेकेंड, याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं एटी अगर आप क्या देगा तो वेलोसिटी देगा। एटी अगर आप क्या दे रहा है तो वेलोसिटी दे रहा है। स्लोप आप वही पूछ देगा, स्लोप में तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल या लेस देन 1 होगा। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो और पूछ देता कितना हो जाएगा? इक्वल या लेस देन 1 होता है, याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? इक्वल और लेस देन 1 होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट मूव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात सही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में क्या होता है कि मानिए कि मैं आपको ये रिवीजन करवा रहा हूँ, ये पॉइंट पहले मैं याद रखिएगा, ना कि पढ़ा रहा हूँ। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मानिए कि एक्सेलरेशन क्या, मानिए कि कोई वस्तु, मानिए कि हमको जाना है, यहाँ से जाना है मानो दिल्ली। दिल्ली हमको 5 घंटा में पहुँच जाना है और इसका डिस्टेंस है मानो
30 किलोमीटर यहाँ से। तो हम अगर टाइम के अनुसार अगर हम पहुँच जा रहे हैं तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। और टाइम के साथ इक्वल टाइम में इंटरवल में हम मतलब नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत बढ़िया आपने सर बताया। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल या लेस देन 1 होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम्स मूव्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में बताया। एक्सीलरेशन निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और जीरो तीनों हो सकता है। मीटर पर स्क्वायर सेकेंड इसका यूनिट है। हम जानते हैं इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, समझिए। इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है। हम सर बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन का। इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो जाता है। लेकिन देखिए इन इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, याद रखिएगा, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, डिफरेंट होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों। लेकिन इलास्टिक में ओनली लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो जाता है। रेनबो में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और डिस्पर्सन होता है ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। बात सही है। रेनबो में अपोजिट उल्टा बनता है, अपोजिट्यूशन। इसमें रिफ्लेक्शन भी होगा। रिफ्लेक्शन में वस्तु टकराकर वापस चली आती है, रिफ्लेक्शन में बेंड हो जाती है, झुक जाती है। और डिस्पर्सन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स में डिस्पर्सन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स भी ध्यान में आनी चाहिए आपको। ये पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 2r हो जाएगा बेटा। हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सर समझ में नहीं आया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, मानो इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट इक्वल टू जीरो, वह डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट इक्वल टू जीरो क्या हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। बहुत बढ़िया आपने सर बताया। इनिशियल पॉइंट और माइनस फाइनल पॉइंट इक्वल होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ बोला एक पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ में पार्टिकल घूम रहा है, रेडियस स्क्वायर है, डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया तो कितना आ जाएगा, 2r हो जाएगा। वेलोसिटी चेंज तो डायरेक्शन ऑल्सो भी चेंज, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए अभी देखते हैं। चलो 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 1 मिनट का इस, चलो इसका फॉर्मूला होता है एक्सलेशन का, याद रखिएगा। E बराबर भी माइनस यू बाई टी होता है। E बराबर भी माइनस यू बाई टी होता है, या भी बराबर यू प्लस ए टी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने बताया E बराबर भी माइनस यू बाई टी होता है और भी बराबर यू प्लस ए टी भी होता है। बहुत बढ़िया सर, आपने गजब बता दिया। सर आपने ये भी बताया ओडोमीटर को मेजर करते हैं डिस्टेंस में और स्पीडोमीटर को करते हैं स्पीड मेजर। अगर डिस्टेंस देखो मोटरसाइकिल में देखते होंगे कार में, तो जो डिस्टेंस मेजर करता है वहाँ पे ओडोमीटर लगा होता है, और जो स्पीड जो मेजर करता है उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है। बहुत बढ़िया सर आपने एक्सीलरेशन का बताया, भी माइनस यू बाई टी होता है या भी बराबर यू प्लस ए टी भी होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितना देता है, डिस्प्लेसमेंट देगा। और वहीं स्लोप पूछ देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो एक्सीलरेशन वहाँ पे आंसर हो जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वही डिस्प्लेसमेंट है जो इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट इक्वल टू जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्लोप पूछ दे दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वही बात बोले, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्टेंस के स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर में ये डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस कांट भी जीरो, डिस्टेंस कांट भी जीरो, निगेटिव डिस्टेंस जो है निगेटिव और जीरो नहीं हो सकता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए एवरेज स्पीड में नॉन यूनिफॉर्म होता है, रिटार्डेशन में निगेटिव एक्सीलरेशन होता है, रिटार्डेशन में निगेटिव एक्सीलरेशन होगा। वीटी टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है, वीटी टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हॉर्स जो फॉल बैक जो पीछे होता है इनर्शिया के कारण में होता है। सर इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया में अब इनर्शिया चाहती है कि हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेंगे, और मोशन में हैं तो मोशन में रहना पसंद करेंगे। बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, निगेटिव और पॉजिटिव तीनों होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, यस, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, निगेटिव एंड पॉजिटिव तीनों हो सकता है। यही हम बताया ना, देखो शॉर्टेज कवर डिस्टेंस, शॉर्टेज कवर डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट सर निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और जीरो तीनों होगा। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव जीरो पॉजिटिव तीनों होगा, याद रखिएगा। यूनिफॉर्म मोशन में क्या बताया, इसमें पाथ स्ट्रेट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा। यह बताइएगा सही है गलत है।
इलेक्ट्रिक फैन एग्जाम्पल है किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। इलेक्ट्रिक फैन किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म मोशन का। अगर हम स्लो पूछ देंगे किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किस स्पीड हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको। अगर स्लो पूछ देगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, क्या मिलेगा, स्पीड मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, ये फार्मूला है, याद रखिएगा। सीडीएस में आ गया था 2v1v2 बटा v1+v2, 2v1v2 2v1v2 बटा v1+v2। बहुत बढ़िया। टायर जो फटता है एडियाबेटिक प्रोसेस लगता है। सर टायर फटता है, कौन सा टायर, मोटरसाइकिल का, 4 चक्का का, या कुछ का, किसी का ज़्यादा प्रेशर मिल जाता है, इसलिए टायर जो फटता है एडियाबेटिक प्रेशर पे बेस्ड होता है। इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो हो सकता है, बिल्कुल इंटरनल एनर्जी का चेंज हो सकता है जीरो में। बहुत बढ़िया। स्पीड कांस्टेंट होगा, कवर डिस्टेंस कर सकता है, बिल्कुल राइट बात है। स्पीड जो है कवर करता है डिस्टेंस इन इक्वल टाइम और इक्वल टाइम इंटरवल में, बिल्कुल सही बात है। स्पीड जब कांस्टेंट हो तो कवर डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में, बिल्कुल राइट बात है। चलिए अब हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानते हैं कुछ। किसके बारे में, थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। याद रखिएगा इसका फार्मूला होता है कि एक फार्मूला है डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी। याद रखिएगा डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी। बहुत बढ़िया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। जीरोथ लॉ किस पे रिलेटेड है, टेम्परेचर के रिलेटेड है। जीरोथ लॉ किस पे रिलेटेड है, टेम्परेचर पे रिलेटेड है। सेकेंड लॉ किस पे रिलेटेड है, थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकेंड लॉ है इंट्रोपी पे रिलेटेड है। किस पे रिलेटेड है, तो इंट्रोपी पे है, रिलेटेड है। याद रखिएगा। एक कैलोरी इक्वल टू कितना वैल्यू होता है, 4.18 जूल। एक कैलोरी का कितना वैल्यू होता है, 4.18 जूल। क्या इंट्रोपी और इंथैल्पी में क्या अंतर है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरा। नीदर हीट नॉर मास ट्रांसफर आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड नाम ही है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड में नहीं हीट ट्रांसफर हो सकता है, नहीं मास ट्रांसफर हो सकता है। बहुत बढ़िया। समझिए ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का अंतर समझिए क्या होता है। ओपन सिस्टम में आपका हीट और मास दोनों ट्रांसफ़र हो सकता है। ओपन सिस्टम में हीट और मास दोनों ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन क्लोज सिस्टम में ओनली हीट ट्रांसफ़र होगा, मास नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं ओपन सिस्टम में आपका हीट और मास दोनों ट्रांसफ़र होगा, लेकिन क्लोज सिस्टम में ओनली हीट ट्रांसफ़र होता है, ना कि मास ट्रांसफ़र होता है। बहुत बढ़िया। एडियाबेटिक हीट एक्सचेंज, उसका वैल्यू कितना होगा, जीरो। एडियाबेटिक हीट एक्सचेंज करेगा तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, याद रखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस पे बेस्ड है, फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एनर्जी को ना नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। याद इसका फॉर्मूला याद रखिए, एनी इनका क्या फॉर्मूला होगा, 1 - T2/T1, 1 - T2/T1, T2/T1, T2/T1। याद रखिएगा, राइट फॉर्मूला आ जाता है, क्वेश्चन इस पर नहीं देता। वॉल्यूम कंस्टेंट होगा तो आइसोकोरिक होगा। वॉल्यूम आइसोकोरिक ध्यान में, वॉल्यूम से आइसोकोरिक ध्यान में आएगा, वॉल्यूम से आइसोकोरिक ध्यान में आएगा। आइसोबारिक से प्रेशर ध्यान में आनी चाहिए, आइसोबारिक प्रेशर, आइसोबारिक प्रेशर। आइसोथर्मल टेम्परेचर, आइसोथर्मल टेम्परेचर, आइसोथर्मल टेम्परेचर। ओपन सिस्टम में हीट और मास दोनों ट्रांसफ़र करता है, क्लोज सिस्टम में हीट ओनली ट्रांसफ़र करता है, मास नहीं करता है। एडियाबेटिक हीट एक्सचेंज जो होता है वो जीरो होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। जीरोथ लॉ किस पे रिलेटेड है, टेम्परेचर का। सेकेंड लॉ यहाँ पे है इंट्रोपी पे, याद रखिएगा। सेकेंड लॉ रिलेटेड किस पे है, इंट्रोपी पे। एक कैलोरी में कितना होता है, 4.18 जूल होता है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। एवरेज स्पीड में ये याद रखिएगा। फॉर सर्कुलर क्या है, 2v1v2+v2। टाइप जो पड़ता है एडियाबेटिक में वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट रहता है और स्लोप इसका एक्सेलरेशन रहता है, सब ध्यान में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, आराम से पढ़िए, थोड़ा ही ज़्यादा नहीं है। आज ओनली थ्योरी करवाएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको न्यूमेरिकल भी करवा दिया जाएगा। चलिए, वेरी फास्ट प्रोसेस या सडन किसमें होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है। वेरी फास्ट या प्रोसेस या सडन किसमें होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक चेंज जो होता है इंट्रोपी में होता है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक चेंज किसमें होगा, इंट्रोपी में होगा। पीवी ग्राफ क्या देता है, वर्क डन इसमें हो जाएगा, और आइसोबारिक प्रोसेस होता है। पीवी ग्राफ में क्या होता है, वर्क डन तो मिलेगा, और आइसोबारिक प्रेशर, आइसोबारिक प्रेशर से क्या ध्यान में आएगा, अभी कुछ देर पहले पढ़ा है क्या, आइसोबारिक से क्या प्रेशर ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। आइसोकोरिक से वॉल्यूम ध्यान में आनी चाहिए, और आइसोथर्मल से टेम्परेचर ध्यान में आनी चाहिए। सब बात बताए हैं ना, मस्त। वेरी फास्ट प्रोसेस या सडन किसमें होगा, एडियाबेटिक में होनी चाहिए। हीट ट्रांसफर फास्टेस्ट रेडिएशन में होता है। हीट ट्रांसफर फास्टेस्ट कहाँ पे होता है, रेडिएशन में। किधर से किधर की ओर, सन से अर्थ की ओर। बहुत बढ़िया।
ट्रांसफर एनर्जी एंड मास किसमें होगा? कन्वेक्शन में होगा। अगर हम एनर्जी और मास को ट्रांसफ़र करते हैं किसके थ्रू? कन्वेक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? कन्वेक्शन के थ्रू। हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब क्या है? मोनोएटॉमिक है। हीलियम, नियोन, आर्गन क्या सब क्या हो गया? मोनोएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक कौन होगा? आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पॉलीएटॉमिक कौन होगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैनोमीटर मेजर किस में होता है? प्रेशर में। मैनोमीटर किस में मेजर करते हैं? प्रेशर में करते हैं। बहुत बढ़िया। हीट ट्रांसफर फास्टेस्ट होता है रेडिएशन में आया हुआ है सीडीएस में। सन टू अर्थ में ये होता है, ट्रांसफर होता है। चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टी क्या होता है? क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी। फॉर्मूला याद रखिए, क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी। क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी। सी पी माइनस सी बी बराबर आर क्या है? मायर्स लॉ का फॉर्मूला है सी पी माइनस सी बी बराबर आर। सी पी माइनस सी बी बराबर आर क्या है? मायर्स लॉ का फॉर्मूला है। चार्ल्स लॉ में याद रखिएगा प्रेशर कांस्टेंट होगा। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी क्या होनी चाहिए? चार्ल्स लॉ में बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी क्या होनी चाहिए? मैनोमीटर किस में मेजर करते हैं? प्रेशर में। चलिए याद रखिए। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बिल्कुल बात सही है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में जो प्रोपोर्शनल जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का होता है। स्केल एंड फॉरेन हाइट में कितना होनी चाहिए? -40 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। स्केल और फॉरेन हाइट जब निकलता है इसका वैल्यू कितना आता है? -40 डिग्री सेल्सियस। वाटर इन फॉरेन हाइट में 212 डिग्री फॉरेन हाइट होगा। वाटर इन फॉरेन हाइट में जब चेंज करते हैं कितना आ जाएगा? 212। वाटर इन फॉरेन हाइट में करेंगे 212 डिग्री आ जाएगा। और स्केल में करेंगे फॉरेन हाइट दोनों का जब होगा तो -40 हो जाएगा। जब फ्रीजिंग में करेंगे तो 32 आ जाएगा। फ्रीजिंग में करेंगे तो 32 आ जाएगा। फ्रीजिंग में 32। फ्रीजिंग में 32। एब्सोल्यूट जीरो होता है टेम्परेचर है, गैस है प्रेशर जीरो। एब्सोल्यूट जीरो तब होगा जब टेम्परेचर गैस है प्रेशर जीरो होता है। बहुत बढ़िया। वाटर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। याद रखिएगा वाटर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसमें डेंसिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। रेशियो ऑफ सी पी एंड सी बी एडियाबेटिक इंडेक्स हो जाएगा। याद रखिएगा हम रेशियो की बात कर रहे हैं। सी पी एंड सी बी में क्या होता है? एडियाबेटिक इंडेक्स हो जाता है। 3 स्टेट ऑफ मैटर याद रखिएगा, ये आया हुआ है क्वेश्चन। 3 स्टेट ऑफ मैटर को एग्जिस्ट कॉल क्या होगा? ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट किसे कहेंगे? जब 3 स्टेट ऑफ मैटर होता है जो कोई एग्जिस्ट कर जाता है तो वही कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट में क्या होगा? 3 स्टेट ऑफ मैटर को एग्जिस्ट कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। रेशियो ऑफ सी पी एंड सी बी क्या हो जाएगा? एडियाबेटिक इंडेक्स हो जाएगा। वाटर बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और इसमें डेंसिटी मैक्सिमम होता है। ये समझिए। स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होता है? जूल पर केजी केल्विन होनी चाहिए। हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है? जूल पर केल्विन। हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है जूल पर केल्विन। वाटर इक्विवेलेंट का यूनिट होता है केजी। वाटर इक्विवेलेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? तो केजी हो जाएगा। याद रखिएगा। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? देखिए थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन देखिए MLT-3 केल्विन इनवर्स। MLT-3 माइनस केल्विन इनवर्स थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट देख लीजिए। थर्मल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड होता है? डिपेंड होता है नेचर ऑफ मटेरियल्स पे। थर्मल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड होगा? नेचर ऑफ मटेरियल्स पे। याद रखिएगा। किरचॉफ्स लॉ की बात करते हैं। ये गुड ऑब्जर्वर मस्ट बी गुड रेडिएटर। जितना अच्छा ऑब्जर्वर है किरचॉफ्स लॉ में याद रखिएगा उतना बढ़िया रेडिएटर भी है। बहुत बढ़िया। सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन कितना हो जाएगा? 6000 केल्विन हो जाएगा। सन का जो सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 केल्विन होता है। ब्लैक बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर होनी चाहिए। ब्लैक बॉडी में कैसा होनी चाहिए? कांस्टेंट टेम्परेचर होनी चाहिए। विंस डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ एनर्जी रेडिएटेड ब्लैक बॉडी ये ध्यान में आनी चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है? विंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? विंस डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? मैक्सिमम वेवलेंथ एनर्जी रेडिएटेड ब्लैक बॉडी एंड टेम्परेचर। याद रखिएगा विंस डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? मैक्सिमम वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी रेडिएटेड ब्लैक बॉडी एंड टेम्परेचर। किरचॉफ्स लॉ गुड ऑब्जर्वर मस्ट बी गुड रेडिएटर होता है। सरफेस ऑफ कितना है? 6000 केल्विन है। देखो ना यही सब यूनिट देख लीजिएगा। वाटर इक्विवेलेंट का यूनिट केजी होता है। यही सब तो है। कुछ नहीं मिलकर करवाएंगे, ज़्यादा नहीं करवाएंगे। देखिए एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। निकालने वाला है एक्सटर्नल फोर्स
एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो है, तो देन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पी बराबर एम बी होता है, इसका डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, याद रखिएगा। डेल पी बराबर एम बी होता है मोमेंटम का, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, तो मास इंटू वेलोसिटी। इसका एक थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। देखो एक्सटेंसिव में याद रखिएगा, एक्सटेंसिव एग्जाम्पल में क्या जाएगा, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, वॉल्यूम और एनर्जी, ये सब एक्सटेंसिव में आ जाएगा। इंटेंसिव में आ जाएगा प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी वो का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, पढ़ाए थे। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, डेंसिटी का क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, तो केजी और क्यूबिक मीटर याद आनी चाहिए, केजी माइनस 3। सुनो इंटेंसिव में क्या होगा, प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी। प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, डेंसिटी, सब इंटेंसिव हो जाएगा। एग्जाम्पल इंटेंसिव का। एक्सटेंसिव में आ जाएगा इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, वॉल्यूम, इंथैल्पी, वॉल्यूम और एनर्जी। चलो एनर्जी फ्रॉम वर्क में चेंज हो सकता है, बिल्कुल बात सही है। लीनियर मोमेंटम किस पे बेस्ड है, तो थर्ड लॉ पे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस पे बेस्ड है, थर्ड लॉ पे, याद रखिएगा। लीनियर मोमेंटम जो है सेकेंड लॉ पे बेस्ड है। लीनियर मोमेंटम किस पे बेस्ड है, सेकेंड लॉ पे। 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 274.15 केल्विन आता है इसका वैल्यू, या 273 भी देता है। 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 274.15 केल्विन, बहुत बढ़िया। जूल केल्विन इरेवर्सिबल प्रोसेस होता है, बिल्कुल बात सही है। जो जूल केल्विन है इरेवर्सिबल प्रोसेस होता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ इंट्रोपी, बिल्कुल बात सही है। थर्ड लॉ में थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ इंट्रोपी, याद रखिएगा। इंट्रोपी और एंथैल्पी में क्या अंतर बताइएगा। डी क्यू बराबर क्या होता है, टी डी एस होता है, सेकेंड लॉ पे बेस्ड है। डी क्यू बराबर टी डी एस, सेकेंड लॉ पे बेस्ड है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक और होता है, पी स्क्वायर बटा 2m, पी स्क्वायर बटा 2m, बहुत बढ़िया। 273.15 होगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होनी चाहिए। बॉयल्स लॉ क्या है दोनों, पी बी बराबर कांस्टेंट, पी बी बराबर कांस्टेंट, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v हो जाएगा। टेम्परेचर इसमें क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चार्ल्स लॉ में बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी का, बहुत बढ़िया। बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा क्योंकि पी डायरेक्टली पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बता सकते हैं। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बात इतना ध्यान में रखना है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट। इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होगा, बात सही है। पी डायरेक्टली पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, बॉयल्स लॉ हो गया। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स या हर्ट, सेकेंड इनवर्स या हर्ट, याद रखिएगा। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, डिपेंड होता है टाइम पीरियड पे, बिल्कुल बात सही है। एसएचएम डिपेंड किस पे होता है, टाइम पीरियड पे, डिस्प्लेसमेंट पे, और इसका डायरेक्शन होता है टुवार्ड्स मीन पोजीशन पे होता है। सर मीन पोजीशन में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। मीन पोजीशन में एसएचएम में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। इसमें वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। सब मीन पोजीशन के बारे में बताएं। यूनिफॉर्म स्पीड होगा, मैक्सिमम फोर्स ऑन इट्स एक्सट्रीमली, बात सही है। इसका डायरेक्शन जो होता है एक्सीलरेशन का अपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट में, याद रखिए। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन अपोजिट होता है कहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट में, बात ध्यान में आनी चाहिए। सुनो फिर से समझाते हैं। एसएचएम की बात करते हैं, टाइम पीरियड पे बेस्ड होता है, बहुत बढ़िया। डिपेंड होता है टाइम पीरियड पे डिपेंड होगा। डिस्प्लेसमेंट आनी चाहिए। डायरेक्शन इसका होता है टुवार्ड्स मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। एसएचएम में मीन पोजीशन में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपोजिट डिस्प्लेसमेंट के बाद सही है। अपवार्ड डायरेक्शन होगा तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एम जी प्लस ए, याद रखिएगा। एम जी प्लस ए याद आपको आनी चाहिए। डायरेक्शन और अपवार्ड लगेगा तो एम जी प्लस ए ध्यान में आनी चाहिए। और जब हम क्रिकेट मैच खेलते हैं उसमें जो कैच लुकते हैं, कैच पकड़ते हैं, उसमें कौन सा लॉ पे, न्यूटन का सेकेंड लॉ पे बेस्ड होता है। कौन सा लॉ पे बेस्ड होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ पे बेस्ड होता है, ध्यान में आपको आनी चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स हो जाएगा। जब हम लीनियर मोमेंटम में चेंज करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, बात ध्यान में आनी चाहिए। फोर्स को डबल कर दिए, मास हाफ हो गया तो एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ देगा तो 1:4 हो जाएगा। फोर्स डबल दे दिया, निकाल लीजिएगा, मास हाफ है तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन पूछेगा 1:4।
चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी जब पूछ देगा बॉडी में चेंज कर रहे हैं तो अनबैलेंस फोर्स हो गया लगेगा। थर्ड लॉ क्या होता है, ग्राउंड एक्सर्ट ऑन हर्ट्स, एग्जाम्पल है ग्राउंड एक्सर्ट ऑन हर्ट्स। और फ्लाइंग बर्ड जो होता है, जो चिड़िया उड़ती है, थर्ड लॉ पर ही बेस होती है। या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सब थर्ड लॉ पे बेस्ड है। फर्स्ट इक्वेशन मोशन में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, टाइम और एक्सीलरेशन तीनों आ जाएगा। फर्स्ट लॉ इक्वेशन में क्या होता है, वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन तीनों आ जाएगा। मोमेंटम डबल करने पे काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाता है। अगर हम मोमेंटम को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। लैम्डा एम्टी बराबर कांस्टेंट होगा तो विन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। लैम्डा एम्टी बराबर कांस्टेंट जो होता है तो कौन सा लॉ होता है, विन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी नॉट ऑलवेज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ऑलवेज कंजर्व नहीं होती है। जो हम लोग पॉपिंग ऑफ बैलून को जो फुलाते हैं किस पे बेस्ड है, बॉयल्स लॉ पे। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p था, क्या बताइएगा। आर्किमिडीज लॉ किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ फ्लोएशन पे। आर्किमिडीज लॉ जो है जो बेस्ड है लॉ ऑफ फ्लोएशन पे, ध्यान में आनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑल गैस मॉलिक्यूल नॉट जीरो, बिल्कुल लाइन सही है। काइनेटिक एनर्जी ऑल गैस मॉलिक्यूल नॉट जीरो, लाइन बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ एनर्जी कौन दिया था, एंटोनी लेवर्जियर दिए थे, बहुत बढ़िया। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कौन दिए थे, तो प्राउस्ट साहब दिए थे। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन प्राउस्ट साहब ने दिया था। सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा बोतल, ये सब हेनरी लॉ पे बेस्ड है, या ध्यान में आनी चाहिए। हमको बोतल से ध्यान में आ गया कौन सा लॉ, टॉर्क का क्या था फार्मूला, फोर्स इंटू डिस्टेंस, या ये भी ध्यान में आनी चाहिए। चलो, इबोनाइट क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इबोनाइट जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। बॉडी फॉल फ्रीली टुवार्ड्स द अर्थ सेम, बहुत बढ़िया, मतलब कांस्टेंट इसमें एक्सेलरेशन हो जाता है। और कांस्टेंट क्या हो जाता है, पढ़ाते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए, ध्यान में। चलो, सेम टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम गैस किस में आ जाएगा, एवोगाड्रो साहब बोले थे, क्या सेम टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम गैस किस में आ जाएगा, एवोगाड्रो साहब लेते यानी। रेफ्रिजरेटर किस पे वर्क करता है, इवोपरेशन पे और कार्नोट साइकिल पे। रेफ्रिजरेटर वर्क जो करता है उसमें इवोपरेशन आनी चाहिए ध्यान में, और कार्नोट साइकिल ध्यान में आनी चाहिए। हीट ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू और रेडिएशन के थ्रू, बिल्कुल बात सही है। हीट जब हम ट्रांसफ़र करते हैं सबसे ज़्यादा जो हीट ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन में, और सन टू अर्थ ये भी ध्यान में आनी चाहिए। सन से न्यूक्लियर फ्यूजन ध्यान में आनी चाहिए, वही सन है जो और क्या दे सकता है बताइए। अल्ट्रा वायलेट रे ध्यान में आनी चाहिए, स्ट्रेटोस्फीयर ध्यान में आनी चाहिए, सब पढ़ाए हुए। हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन आपको ध्यान में आनी चाहिए। पास्कल लॉ जो है स्कूबा डाइविंग, ये भी आपको रिलेटेड है। पास्कल लॉ किस पे रिलेटेड है, स्कूबा डाइविंग जो होता है, जो नहीं दिखते हैं, टोपी पहन लेता है और नाक में कुछ लगा के जो तैरते रहता है, स्कूबा डाइविंग उसको शायद बोलते हैं, तैरने वाला को। पास्कल लॉ पे बेस्ड है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में 4 फिंगर क्या इंडिकेट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में जो 4 फिंगर है क्या इंडिकेट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया। हीट ट्रांसफर किस में होता है, कंडक्शन में, कन्वेक्शन में और रेडिएशन में, तीनों में। रेफ्रिजरेटर वर्क्स करता है इवोपरेशन, कार्नोट साइकिल, बहुत बढ़िया। लॉ ऑफ एनर्जी एंटोनी लेवोजियर, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन प्राउस्ट साहेब, सॉफ्ट ड्रिंक सोडा बॉटल, आपको क्या ध्यान में आनी चाहिए, हेनरी लॉ, सेम टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम गैस, एवोगाड्रो साहब ध्यान में आनी चाहिए। इबोनाइट बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। काइनेटिक एनर्जी ऑल गैस मॉलिक्यूल नॉट जीरो, ये लाइन बिल्कुल सही है, कितना बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। काइनेटिक एनर्जी नॉट ऑलवेज कंजर्व, ये सब लाइन चलिए ये देखिए, टू सिस्टम इन इक्विलिब्रियम देन हीट इज नॉट फ्लो, बात सही लाइन है। टू सिस्टम इज इक्विलिब्रियम देन हीट इज नॉट फ्लो, बिल्कुल सही बात है। म्यू बराबर C/V ध्यान में आनी चाहिए, फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया हुआ था एग्जाम में। म्यू बराबर C/V फॉर्मूला होता है। टी बराबर क्या होता है, TC प्लस 273.15 ध्यान में आनी चाहिए फॉर्मूला। टी बराबर TC प्लस 273.15। हीट जब लॉस होता है बराबर हीट बराबर गेन, तो किस पे है, जितना हीट लॉस होगा इतना हीट गेन होगा। हीट इक्वल लॉस, हीट जो लॉस होता है इक्वल हीट उतना गेन होता है, किस पे बेस्ड है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे बेस्ड है, बिल्कुल बात सही है। जितना हीट लॉस होता है उतना हीट गेन होता है, किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ
कैलोरीमेट्री पे। बहुत बढ़िया। चलो ये समझो, इसमें ऑब्जेक्ट फिगर दे देगा डिस्टेंस टाइम का, ऑब्जेक्ट इसमें रेस्ट टाइम मोशन में, तो ऑब्जेक्ट इसमें रेस्ट में होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड होता है किस पे, थिकनेस पे और डायमीटर पे, याद रखिएगा। स्प्रिंग जो है कांस्टेंट जो डिपेंड किस पे होता है, थिकनेस पे और डायमीटर पे। बहुत बढ़िया। फोर्स कांस्टेंट होता है किस पे, स्प्रिंग यूनिट होगा तो न्यूटन पर मीटर, ध्यान में नहीं चाहिए, फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा तो स्प्रिंग यूनिट में क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, ध्यान में नहीं चाहिए। नेट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, नेट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, तो ऑब्जेक्ट विल बी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बात लाइन सही है। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है, नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूमता है। बिल्कुल सही बात है। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन, तो डायरेक्शन जो होता है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, बिल्कुल बात, डायरेक्शन टू परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, बिल्कुल बात सही है। पहले हम जानेंगे नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बिल्कुल बात सही है। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हुआ, डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, बात सही है। वेट ऑब्जेक्ट्स वेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल बात सही है। वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। W/mg फार्मूला होता है, याद रखिएगा। वेट ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड, बात सही है, बिल्कुल बात सही है। चलो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड होता है, मास और रेडियस पे। बात सही है, सही है सर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डिपेंड होता है मास पे भी और रेडियस पे भी, दोनों पे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड होता है मास पे और रेडियस पे, बात सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट मास डबल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है तो उसमें क्या होता है, जब मास डबल कर देंगे तो डिस्टेंस भी डबल कर दिए तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स में दो ऑब्जेक्ट दिया है, उसका मास हम डबल कर दिए, डिस्टेंस भी डबल कर दिए, तो उसका फोर्स कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वीटी टाइम ग्राफ में मूव स्ट्रेट लाइन होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या देगा, नेट डिस्प्लेसमेंट दे देगा। समझो समझो क्वेश्चन समझो। वीटी टाइम ग्राफ दिया है सर, दिया है, इसमें मूव स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन गिव्स क्या देगा फिर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट दे देगा। वीटी टाइम ग्राफ में मूव स्ट्रेट लाइन फिगर दे देगा, मूव स्ट्रेट लाइन पूछ देगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या देता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट देता है। वीटी टाइम ग्राफ में क्या देगा, नेट डिस्प्लेसमेंट देगा। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो इंक्रीज करेगा, बात ध्यान में आनी चाहिए। ट्रेन एक्सीलरेट जब होता है तो बिहाइंड हो जाता है, क्यों, इनर्शिया, बात ध्यान में आनी चाहिए। क्या गन रिकॉयल होता है किस पे, थर्ड लॉ पे, जब गन को हम रिकॉयल करते हैं किस पे, थर्ड लॉ पे। रॉकेट थर्ड लॉ पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी थर्ड लॉ पे बेस्ड है। इनर्शिया फर्स्ट लॉ, ध्यान में आनी चाहिए। जब हम कोट हो गया, जैसे में ठंडा के समय में जब गद्दी उद्दी को जब हम लोग पीटते हैं, चाहे चादर वगैरह को पीटते हैं, उसमें से धूल कमी निकलता है, वो भी किस में आ जाएगा, इनर्शिया पे ही बेस्ड है, ध्यान में आनी चाहिए। चलिए, क्या डिस्टेंस स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिल्कुल लाइन सही है। जो डिस्टेंस है स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बात सही है, सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर मोशन में भी जीरो, 100% सही है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फॉर मोशन में भी जीरो, सही है। डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो, बिल्कुल सही है। डिस्टेंस जीरो कवर्ड नहीं करेगा, डिस्टेंस कवर्ड जीरो नहीं करेगा। टू फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, द फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये लाइन दे देता है और यूपीएससी फंसा देगा, यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट लिख देगा, बाकी लाइन सब सही रहेगा। और नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, थर्ड लॉ पे बेस्ड है, याद रखिएगा। सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ आया हुआ है क्वेश्चन एनडीए में। क्वेश्चन है, सुनो, टू फोर्स आर equal in magnitude, but opposite in direction, the force on the different object and never on the same, किस पे, न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएगा। चलो, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, एक थप्पड़ हमारे एक थप्पड़ तुम मार दिए। एग्जाम्पल, इलस्ट्रेटेड टर्म जो है न्यूटन का थर्ड लॉ में दिया गया है। चाहे मानो कि नाविक है, जो मानो कि जो तैरने वाला होता है नाविक, और नाव से सीधा कूदा, स्ट्रेट फॉरवर्ड में कूदेगा, जंप फॉरवर्ड करेगा, तो ये भी थर्ड लॉ पे हो जाएगा, क्योंकि जो नाविक जो पीछे चला जाएगा ये आगे चला गया। इलस्ट्रेटेड टर्म जो दिया गया हुआ है, इलस्ट्रेटेड टर्म न्यूटन के थर्ड लॉ में दिया गया है।
गन हैज मच ग्रेटर मास देन बुलेट, ये भी लाइन सही है। जो गन हैज रखता है क्या, मच ग्रेटर मास देन बुलेट, बात सही है। एक्सेलरेशन ऑफ गन इज मच लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल लाइन सही है। एक्सेलरेशन ऑफ जो गन है इज मच लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बात सही है। फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन, बात सही है। F बराबर एम ए, ये बोल रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट इट्स मास एंड एक्सेलरेशन, बात सही है। न्यूटन सेकेंड लॉ बेस्ड किस पे है, फर्स्ट फोर्स। कौन सा लॉ हमको फोर्स देता है, तो सेकेंड लॉ देता है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है गैलीलियो ध्यान में आपको आनी चाहिए, इनर्शिया ध्यान में आनी चाहिए, हम पिछले चैप्टर में बहुत बढ़िया पढ़ाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थर्ड लॉ पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस पे बेस्ड है, थर्ड लॉ पे। स्टैंडिंग बस एंड बिहाइंड टू मूव सडनली ड्यू टू इनर्शिया कारण होता है। जब बस में खड़े रहते हैं, बस ऑटोमेटिक मानो कि मतलब कि चालू हो गया तो पीछे की ओर चले जाते हैं, या ब्रेक लगा तो आगे की ओर, क्यों, इनर्शिया का, इनर्शिया यही है, इनर्शिया चाहती है कि आप रेस्ट में है तो रेस्ट में रहिए, अच्छा मोशन में तो मोशन में रहिए। फॉर्मूला देख लीजिए, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए और कितना टाइम, टोटल टाइम टेकन कितना लिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकालने के लिए देगा, तो टोटल स्पीड ट्रेवल आपने कितना किया बचा टोटल टाइम टेकन, याद रखिएगा। एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम टेकन कितना लिया है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रख देंगे, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन बटा टोटल टाइम टेकन भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बटा टोटल टाइम टेकन, बिल्कुल सही है। एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम टेकन। फॉर्मूला देख लीजिए, v बराबर यू प्लस ए टी होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, 2s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। v बराबर यू प्लस ए टी होता है, इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, v को क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। u के क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। v जो होगा फाइनल वेलोसिटी होगा, u जो होगा इनिशियल वेलोसिटी होगा। इस डिस्टेंस होता है, t क्या होता है, टाइम होता है। क्या है, सर्कल डिस्टेंस जो निकालने के लिए देखेगा 2 पाई आर, याद रखिएगा, याद 2 पाई आर ध्यान में रखिएगा। ए बराबर एम ए फॉर्मूला होता है, ए बराबर एम ए होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ए बराबर एम एम वी माइनस यू बाई टी, ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल आया हुआ है एन डी ए में, नहीं सी डी एस में आया हुआ है। ए बराबर क्या है, एम वी माइनस यू बाई टी, याद रखिएगा। नो फोर्स अप्लाइड इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट सेइंग गैलीलियो। गैलीलियो साहब बोले हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, अगर वस्तु सेम है उस पर जब तक बाहरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे तो जब तक काम नहीं करेगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए का होता है, क्या सेकेंड लॉ गया बराबर एम ए निकल जाएगा। थर्ड लॉ में एक्शन इंटू रिएक्शन हो गया, न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया। तो नो फोर्स अप्लाइड इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट से गैलीलियो साहब बोले थे। वी बराबर यू प्लस ए टी फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल बन जाएगा आपका मोशन का पूरा। इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, इस पर ए बराबर एम ए बराबर एम वी माइनस यू बाई टी, इस पर निकल जाएगा सब। v जो होगा फाइनल होगा, u इनिशियल होता है, v फाइनल होता है, u इनिशियल v फाइनल होता है। इस डिस्टेंस t टाइम हो जाएगा, इस पर निकाल लीजिएगा, इस पर मोशन का फॉर्मूला पे निकल जाएगा आपका। कुछ एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद अगली क्लास में सब न्यूमेरिकल हार्ड न्यूमेरिकल करवा देंगे, मीडियम न्यूमेरिकल सब, ऑल चैप्टर का मज़ा आएगा। वही न्यूमेरिकल उस क्लास में होगा। कंजर्वेशन लॉ कांट बी प्रूव्ड इट कैन बी वेरिएबल, बात बिल्कुल सही है। कंजर्वेशन लॉ जो है उसको प्रूव नहीं किया गया है, इट कैन बी वेरीफाई किया गया है, बिल्कुल सही बात है। कंजर्वेशन लॉ मोमेंटम ध्यान में रहना चाहिए, एनर्जी चार्ज ये सब कंजर्वेशन ही होता है, ये सब क्या है, फंडामेंटल लॉ इन फिजिक्स है। चलो ये क्वेश्चन समझो, ये समझ गया। कंजर्वेशन लॉ कांट बी प्रूव्ड इट कैन बी वेरीफाई, बिल्कुल लाइन सही है। इसमें कंजर्वेशन लॉ में कौन आ जाएगा, मोमेंटम, एनर्जी, चार्ज, फंडामेंटल लॉ इन फिजिक्स बेस्ट है। चलो क्वेश्चन समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अदर इन 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज एवरेज स्पीड पूछ रहा है। बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल करता है 16 मीटर इन 4 सेकेंड में एंड देन अनदर जो है 16 मीटर करता है 2 सेकेंड में, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो हम क्या बोले थे फॉर्मूला में, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया रहा है, एक है 16 मीटर और एक क्या है 16 मीटर, 16 मीटर 32 मीटर हो गया, ठीक। टोटल टाइम टेकन कितना ले रहा है, एक में ले रहा है 16 मीटर इन 4 सेकेंड, तो एक 4 सेकेंड में, एक 16 मीटर 2 सेकेंड, तो 4 सेकेंड 2 सेकेंड को दोनों को जोड़ देंगे तो 6 सेकेंड हो गया। तो एवरेज स्पीड निकाल देंगे तो क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं
तो 32 किए हैं। टोटल टाइम टेकन कितना लिया है, तो 6 लिए हैं, तो 32 से 6 में भाग दे देंगे तो 5.33 मीटर सेकेंड आ गया। समझ में आया? समझो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बटा टोटल टाइम टेकन। तो सर बोलिएगा सर आप ये दोनों में कैसे जोड़ दिए, तो हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, 16 मीटर कर रहा है, 16 मीटर, दोनों को जोड़ दिए, टोटल टाइम को जोड़ दिए और उससे भाग दे दिए। कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन। एक कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर टू 36 सेकेंड। बहुत बढ़िया, 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर इन 5 सेकेंड। क्वेश्चन समझो पहले। एक कार एक्सीलरेटरी यूनिफॉर्म मोशन 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सीलरेशन बोल रहा है और डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, और डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस दोनों पूछ रहा है। पहले हम निकालेंगे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं, ए बराबर v माइनस टी होता है। तो पहला क्या बोला, एक कार एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली, यू हम बोले ना इनिशियल होता है 18 किलोमीटर। पहले यहाँ देखो 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर, मतलब फाइनल हो गया भी 36 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। टी हमको दे दिया 5 सेकेंड, गिवन नेट लिख लेंगे न्यूमेरिकल में। सर 18 किलोमीटर को कैसे कर दिए 5 सेकेंड, तो एक फार्मूला होता है जब आप निकालिएगा तो अब 5 किलोमीटर को हम सेकेंड में चेंज कर दिए हैं, किलोमीटर को इसमें सेकेंड मीटर सेकेंड में चेंज कर दिए, इसको भी चेंज कर दिए किसमें, मीटर सेकेंड में। बहुत बढ़िया। तो कैसे चेंज किया था, सुनो, 18 गुने 5 बटा 18 से कर दिए, तो 18 को 18 कर देंगे तो 5 बटा, इसलिए 5 आ गया। 36 को क्या है, 36 गुने 5 बटा 18 ट्रिक है, 5 बटा 18, 18 दूना 36, 5 दूना 10 हो गया। ठीक मालूम है भी माइनस टू। तो भी कितना मिल गया हमको 5, भी कितना मिल रहा है, सॉरी भी यहाँ 10, यू कितना मिला 5, ठीक 5 हमको दिया हुआ है 5, 1 आ गया। तो हमको एक्सीलरेशन निकाल दिए। अब बोल रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय इन कार डेट टाइम, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। हाँ, इस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। डिस्टेंस निकालें, यू कितना दिया है 5, 5 गुने टी कितना दिया है 5, 5 प्लस हाफ है तो ये हाफ गुने ए कितना हमको मान निकल गया, ए का 1, 1 टी का मान 5 दिया है, 5 का स्क्वायर कर देंगे 26.5। समझ में आया? आ गया होगा। डेट्स इट। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, न्यूमेरिकल क्लास में। मज़ा आएगा। फिजिक्स आपका ख़त्म हो गया, अब चालू करेंगे केमिस्ट्री। बाय बाय, जय हिंद।